So good morning all of you. Welcome to CA Intermediate Regular Course of C for Costing and C for Common Sense. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सिलेबस हमारा खत्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पर है कुछ एडिशनल प्रैक्टिस सेशंस, एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशंस, बिकॉज मुझे लगा कि ये शुरुआत मुझे करवा देनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कभी कभी एक छोटी सी चिंगारी काफी होती है एक बड़ी सी मशाल जलाने के लिए। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। हम लोग करने क्या वाले हैं, क्या से करने वाले हैं, एक 5-7 मिनट दीजिए, कॉन्टेक्स्ट सेट कर देता हूँ एंड देन विल बी ऑफ द मार्क। तो दोस्तों हमारा ये बैच जो है बहुत ही ब्यूटीफुली खत्म हुआ है। बैच कंप्लीट हो चुका है। ये उसका पूरा ट्रैकर है और ट्रैकर इस चीज का सबूत है, साक्षी है, एविडेंस है कि किस तरीके से 16 मार्च 2026 को ये लाइव बैच स्टार्ट हुआ था और एक एक कर कर एग्जैक्टली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे 1 जुलाई को ये पूरा बैच हमारा खत्म हो गया। सारे टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो गए। बहुत ही सिस्टमैटिकली एक एक चीज करवाई गई है। रिवीजन लेक्चर्स की लिंक यहाँ पर आप देख रहे हैं, ब्लू कलर की जो स्ट्राइप्स है इसमें रिवीजन लेक्चर्स की लिंक्स अटैच की है। टेस्ट पेपर्स भी यहीं अटैच होंगे, इसलिए मैंने कहा कि ये एमसीक्यू प्रैक्टिस का जो आखिरी सेशन होगा वो जरूर देखना, क्योंकि उसके आखिरी आधे घंटे में मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, है ना। आई एम श्योर आप लोग सीक्वेंस में बैच देख रहे हैं, तो आप लोगों की अभी तक सब्जेक्ट के ऊपर अच्छी कंट्रोल आ गया होगा, कंसेप्ट सारे समझ में आ गए होंगे। वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 अच्छे से हो चुका होगा, चैप्टर वाइज टेस्ट जो है वो सब कुछ हो चुका होगा। अब यहाँ पर करना क्या है, हम यहाँ पर आज सॉल्व करेंगे मॉडल टेस्ट पेपर्स। मॉडल टेस्ट पेपर से एमसीक्यूज करेंगे। अब ये मॉडल टेस्ट पेपर की कहानी क्या है और कहाँ मिलेंगे, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको लेकर आता हूँ एलएमएस के ऊपर, क्योंकि वहां से आपको एक क्लैरिटी आएगी कि मॉडल टेस्ट पेपर्स मिलेंगे कहाँ। लेट मी गेट यू टू एलएमएस, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ जी, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको यहाँ पर। ये मेरा व्यू है, एजुकेटर व्यू है, ऐसे ही आपका स्टूडेंट का व्यू होता है। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, कंटेंट, लाइव क्लासेस और नोटिस बोर्ड। ये तीन चीजें आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। लाइव क्लास का जो फोल्डर है उस फोल्डर में आपको सारी लाइव क्लासेस दिखाई देती है, रिकॉर्डिंग्स दिखाई देती है। नोटिस बोर्ड पे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दिखाई देती है, जैसे अभी यहाँ नोटिस बोर्ड पे मैंने आपके लिए कुछ लिंक्स लगा रखी है, लेक्चर का ट्रैकर, व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है, कॉस्टिंग की कॉम्प्लीमेंट्री फास्ट ट्रैक बैच की पूरी लिंक यहाँ अटैच्ड है। मतलब आपको कभी भी किसी पॉइंट पे फील होता है कि यार मेरा ये चैप्टर थोड़ा कमजोर है, अब मैं इसको कैसे करूं, क्या करूं, तो आपके पास 3 टाइप का कंटेंट है। रेगुलर लेक्चर्स के रिकॉर्डिंग्स है जो आपके पास तब तक देख सकते हैं जब तक आपकी वैलिडिटी है। उसके बाद में आपके पास फास्ट ट्रैक बैच है जिसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, क्योंकि वो यूट्यूब पे लेक्चर्स डाल रखे हैं और उसकी लिंक यहाँ पे नोटिस बोर्ड में है। तीसरे टाइप के लेक्चर्स है वन शॉट रिविजन्स, जिसकी लिंक आपके ट्रैकर के अंदर है, तो वो भी आपके पास में। तो आपके पास 3 टाइप के लेक्चर्स हैं, ठीक है। कंटेंट फोल्डर के अंदर आपको सारा कंटेंट मिलेगा, जहां जहां पर आप आएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा एलएमएस, लर्नर मैनेजमेंट सिस्टम फॉर सी इंटरमीडिएट कॉस्ट अकाउंटिंग। जब आप इस फोल्डर में आएंगे आपको यहाँ मल्टीपल फोल्डर मिलेंगे। सबसे पहला फोल्डर है ट्रिपल ए ई बुक, जहां पर जो आपको हार्ड कॉपीज ऑफ द बुक्स डिलीवर हुई है उसकी ई बुक्स यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर आपको जितने भी हमने क्लास में चैप्टर्स किए हैं उनके सोल्यूशन, जो मेरे क्लास नोट्स है, जो ये पीडीएफ्स आप देख रहे हैं जो मैं बना रहा हूँ, ये यहाँ पर अपलोडेड है। आपको सारे पीडीएफ्स यहाँ पर सिस्टमैटिकली मिल जाएंगे। उसके बाद में जस्ट 1 मिनट, उसके बाद में तीसरा फोल्डर है आईसीआई स्टडी मटेरियल, आरटीपी, पीवाईक्यूज, ऑडियो नोट्स। अभी ऐसा कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। टेस्ट पेपर सजेस्टेड आंसर्स यहाँ मिल जाएंगे। यहाँ पर एक दिख रहा है मिसलेनियस फाइल, ठीक है। अब ये मिसलेनियस फाइल के फोल्डर में जब आप जाएंगे ना, तो यहाँ पर आपको 2 पीडीएफ दिखाई देंगे। एक है आईसीआई मॉडल टेस्ट पेपर ग्रुप 1 और दूसरा है आईसीआई मॉडल टेस्ट पेपर ग्रुप 2। मैं इन पर्टिकुलर मॉडल टेस्ट पेपर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। अब इसका एक कॉन्टेक्स्ट सेट कर देता हूँ, ये एग्जैक्टली है क्या। आप ये बैच जब भी देख रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, ये डिस्कशन अभी हम लोग कर रहे हैं, ये बात है मई 2025 के अटेम्प्ट की। तो उससे तकरीबन 2 महीने पहले समझ लीजिए आप, फरवरी मार्च 2025 में नया सिलेबस आ गया था मई 2024 से। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट बनाया, ग्रुप 1 का अलग और ग्रुप 2 का अलग, पीडीएफ्स बनाए। उन पीडीएफ में आईसीआई ने 8 मॉडल टेस्ट पेपर्स, व्हिच इज नथिंग बट एग्जैक्टली लाइक योर टेस्ट सीरीज पेपर, जो कि इंस्टीट्यूट का एक स्टैंडर्ड पेपर पैटर्न है ना, उसी स्टैंडर्ड पेपर पैटर्न के हिसाब से 8 पेपर्स फॉर ईच सब्जेक्ट अलोंग विद देयर सजेस्टेड आंसर, डिटेल्ड सॉल्यूशन ऑफ सजेस्टेड आंसर, इंस्टीट्यूट ने एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट अपने बच्चों को दे दिया कि जा बेटा जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी।
ये 2 डॉक्यूमेंट्स है, ये वाला जो डॉक्यूमेंट अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मैंने ओपन किया, मॉडल टेस्ट पेपर फॉर ग्रुप 2। इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस और एफएमएसएम के पेपर्स हैं। ऐसा ही एक डॉक्यूमेंट है ग्रुप 1 का, जिसके अंदर एडवांस्ड अकाउंटिंग, लॉ और टैक्सेशन के पेपर्स हैं। अब ऑब्वियसली टैक्सेशन का आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि उसके जो सॉल्यूशंस हैं वो उस समय के फाइनेंस एक्ट के हिसाब से है। अगेन किसी में और अमेंडमेंट हुआ है तो वो आपको देखना पड़ेगा, बट मोटा-मोटी मेरे जो दोनों सब्जेक्ट्स हैं ना, वेदर इट इज़ एडवांस्ड अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग, उसमें कोई पंगा नहीं है। आप आराम से मस्ती से रेफर कर सकते हो। ट्रस्ट मी, ये पेपर्स बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे पेपर्स हैं, बहुत अच्छे से बनाए हैं। हैट्स ऑफ टू इंस्टीट्यूट, एप्रिशिएट करते हैं हम लोग कि इतनी मेहनत की है इंस्टीट्यूट ने। और इसमें केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू वगैरह सब कुछ है। मतलब मई 2024 में जब पहली बार एमसीक्यूज इंट्रोड्यूस हुए थे सारे पेपर्स में इंटरमीडिएट में, तो स्टूडेंट्स वर वेरी कंफ्यूज कि एक्चुअली किस तरीके से एमसीक्यूज आते हैं, कैसे आते हैं, कहाँ से प्रैक्टिस करना, रिसोर्सेज नहीं थे। और ये इतना अच्छा रिसोर्स दिया है ना, अगर आपके पास इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है या फिर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये मॉडल टेस्ट पेपर्स आपकी अच्छी प्रैक्टिस करवा देंगे। वेल, मेरा ओपिनियन थोड़ा अलग है और मेरा ओपिनियन सिंपल है कि ये मॉडल टेस्ट पेपर्स तो करना ही करना है। इसके अलावा आपको इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज देनी चाहिए। तो आई एम श्योर अब आपको ये पता है कि ये मॉडल टेस्ट पेपर्स आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको पूरी तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आज की क्लास से हमें पता चलेगा कि हम एक लेक्चर में कितने एमसीक्यूज़ कर पा रहे हैं, उसके बेसिस पे कैलकुलेशन चलेगी। 8 टेस्ट पेपर्स हमारे पास है, 15 एमसीक्यूज़ है, मतलब 15 इंटू 8 अराउंड 120 एमसीक्यूज़ हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। इन एमसीक्यूज़ के दौरान हम लोग यहाँ पर बैठ के रिविजन्स भी करने वाले हैं। मैंने मेरे पास इसके लिए एक अलग नोटबुक ओपन कर ली है, जिसके अंदर मैं एमसीक्यू की वर्किंग करने वाला हूँ। आपका जो भी कंटिन्यूइंग रजिस्टर है ना, जो आप कॉस्टिंग के रजिस्टर्स बना रहे थे 1, 2, 3 जो भी रजिस्टर्स हैं, उसी कंटिन्यूइंग रजिस्टर के अंदर आप एमसीक्यू की वर्किंग कर सकते हैं। वेल, आईसीएआई के एग्जामिनेशन में आपको एमसीक्यू की वर्किंग नहीं देनी होती है, आपको सिर्फ करेक्ट आंसर सर्कल को डार्कन करना होता है ऑन दी ओएमआर शीट। आपको ओएमआर शीट प्रोवाइडेड होती है, उसपे आपको ए बी सी डी करेक्ट ऑप्शंस का डार्कनिंग करना है। रफ वर्किंग जो है वो आप अपनी जो आंसर शीट है उसके अंदर कर सकते हैं, बट इंस्टीट्यूट को क्या हमें सोल्यूशन देना है, तो आंसर है नहीं। वेल, अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट से सोचेंगे ना, तो एमसीक्यू आसान है, बिकॉज़ अदरवाइज़ आपको बाकी किसी क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, फॉर्मेट बनाना होता है एंड देन यू अराइव एट द आंसर। बट एमसीक्यू के अंदर ऐसा नहीं होता है। दूसरा, एमसीक्यूज़ जो होते हैं वो 2-2 मार्क के 1 एमसीक्यू आता है। तो आपका पार्ट नंबर 1 जो है पेपर का, वो है 30 मार्क्स का। 30 मार्क्स विल कंप्राइज़ ऑफ 15 एमसीक्यूज़, दैट मीन्स 15 एमसीक्यूज़ ऑफ 2 मार्क्स ईच। इट्स नॉट लाइक ट्रू एंड फॉल्स के 1 मार्क ट्रू और फॉल्स का और 1 मार्क रीजनिंग का, नहीं। हर एमसीक्यू 2 मार्क का है, तो मिलेंगे तो पूरे 2 मिलेंगे, कटेंगे तो 0, नहीं तो 0 मिलेंगे। ये एक सिंपल सी चीज़ दिमाग में बैठा लेना। अब ये जो 15 एमसीक्यू है, इसकी अरेंजमेंट एक अप्रॉक्सिमेट मैं एनालिसिस के बेसिस पे बता रहा हूँ। अरेंजमेंट कुछ ऐसी होती है कि रफली मान लो 3 केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज़ आते हैं। तो केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू का मतलब होता है कि एक लंबी चौड़ी कहानी दी होती है, केस स्टडी दी होती है, ठीक है? उस केस स्टडी को आपको अच्छे से पढ़ना है। इट्स लाइक 3 टू 4 पैराग्राफ्स। उसको आपको पढ़ना है और उसके बेसिस पे नीचे 3 से 4 एमसीक्यू दिए हुए होते हैं। तो एक केस स्टडी, वो एक केस स्टडी, इट्स अ कंबाइंड क्वेश्चन जिसपे 3 से 4 एमसीक्यूज़ हो सकते हैं। अब वो एमसीक्यू एक ही चैप्टर के भी हो सकते हैं और वो एमसीक्यू अलग-अलग चैप्टर के भी हो सकते हैं। मतलब इमेजिन कर लो, आपको एक केस स्टडी दे दी, उस एक केस स्टडी पे एक एमसीक्यू बन गया मटेरियल कॉस्ट का, एक बन गया लेबर कॉस्ट का, एक बन गया ओवरहेड कॉस्टिंग का, एक बन गया मार्जिनल कॉस्टिंग का, ऐसा बिल्कुल हो सकता है ना? तो तकरीबन ऐसे 3 केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज़ आते हैं। ये 3 केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं विद अप्रॉक्सिमेटली 4 एमसीक्यूज़ ईच। तो 4 3 जा कितना हो गया? 12, 12। और टोटल एमसीक्यू मैंने कितने समझाए थे, कितने होते हैं? 15। तो 15 एमसीक्यू में से 12 एमसीक्यू हो गए केस सिनेरियो एमसीक्यू और बाकी जो 3 एमसीक्यू हो गए वो हो गए स्टैंड अलोन एमसीक्यू। स्टैंड अलोन मतलब एक छोटा-सा क्वेश्चन है, 3-4 मैक्सिमम 5 लाइन्स का, उस क्वेश्चन के ऊपर उसका एक एमसीक्यू, दैट्स ऑल। अब यहाँ पे सवाल आता है कि सर क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है? तो आंसर है नहीं। इंटरमीडिएट के अंदर जो आपके एमसीक्यूज़ हैं, इसमें फाउंडेशन की तरह कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सवाल ये आता है, कंशुल सर ये एमसीक्यू के अंदर क्या थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं? तो आंसर है बहुत कम, रेयरली। मतलब आप समझ लो अभी हम 120 क्वेश्चंस करने वाले हैं एमसीक्यू, आपको 10 भी एम्स थ्योरी क्वेश्चंस नहीं। तीसरा, सर क्या ये एमसीक्यूज़ ईज़ी होते हैं एज़ कंपेयर्ड टू डिस्क्रिप्टिव पार्ट? तो मेरा आंसर है बिल्कुल नहीं।
इजी है, बट आई वुड यूज अनदर वर्ड, ट्रिकी है। ये एमसीक्यूज ट्रिकी है। अगर आपको ये एमसीक्यूज करने हैं तो आपको बहुत अच्छी लेवल ऑफ प्रिपरेशन चाहिए। सर एमसीक्यू के लिए कोई अलग प्रिपरेशन चाहिए? तो आंसर है नहीं। आप जब डिस्क्रिप्टिव पार्ट की तैयारी करें, जैसे हमने पिछले 89 लेक्चर्स में किया है, तो जिस तरीके से हमने पूरा बैच किया है, जिस तरीके से एक एक कंसेप्ट मैंने आपको समझाया है, उस पर प्रैक्टिस किया है, क्वेश्चंस किए हैं, उनके बेसिस पे आप एमसीक्यू आराम से कर सकते हो। और ये मैं अभी ओरली बोल रहा हूँ, बट अभी आपको मैं डेमोन्स्ट्रेशन दे दूंगा जब भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं। सो वॉट एवर वी हैव स्टडीड इन द कार कह रहा हूँ, क्लास इज मोर देन इनफ फॉर यू टू very well get through MCQs. But my one piece of advice is, whether it's advanced accounting, whether it is cost accounting, never start your paper with MCQs. It is a सोचा समझा सुसाइड मिशन। अपना पेपर हमेशा पार्ट 2 से चालू करना है, डिस्क्रिप्टिव पार्ट से चालू करना। 17 मार्क का डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, 30 मार्क का एमसीक्यू। एक टाइम फ्रेम सेट कर लो, मुझे 2 घंटे में ना डिस्क्रिप्टिव पार्ट खत्म करना है। और 2 घंटे के अंदर नहीं होता है तो उसके बाद एक बार स्टेटस देख लेना आफ्टर 2 आवर्स। अच्छा 2 से 4, 2 से 5 का पेपर है तो 2 से 4 बजे तक मुझे 4 बजे तक पार्ट 2 खत्म करना है। तो 4 बजे एक बार रिव्यू ले लेना कि कितना पेपर बचा है, कितने क्वेश्चंस बचे हैं और क्या मुझे एक्स्ट्रा समय देना चाहिए। अगर 2-5 मिनट एक्स्ट्रा देना है तो दे देना, कोई हरकत नहीं। उसके बाद एमसीक्यू पे जंप करना। बिकॉज़ काफ़ी बार मैंने ऐसा देखा है कि बच्चा जब एमसीक्यू से चालू करता है, तो अनरीज़नेबल टाइम दे देता है एमसीक्यू को और काफ़ी बार रियलाइज़ होता है कि यार ऑलमोस्ट 1.5 घंटा खत्म हो गया है और मेरे सारे एमसीक्यूज़ हुए। और वहाँ से फिर प्रेशर माउंट होना चालू होता है कि 1.5 घंटे में मेरे 15 एमसीक्यू नहीं हुए, मतलब 30 मार्क भी मुझे नहीं मिल रहे हैं, तो मैं पास कैसे होऊँगा? फिर वैसे चाहे तो वो बच्चा 40-45 आराम से ला सकता है उस पोज़ीशन पे भी, लेकिन वो फ़ियर होता है ना, वो एंग्ज़ायटी होती है जिसकी वज़ह से वो डर जाता है, वो कहता है कि नहीं यार मुझसे नहीं होगा। So examination is all about stress management, time management. More than studies, this is all that matters. But I won't say only these things matters, है ना? ये सारी प्रॉब्लम्स उसी को होगी जो पढ़ाई करके गया है। तो ये एक बेसिक कॉन्वर्सेशन आप लोगों के साथ किया है। हम लोग यहाँ पर ये एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं बहुत रिलीजियसली। इसके साथ-साथ जो-जो चैप्टर्स के क्वेश्चन आएँगे उसकी उसकी उस तरीके से रिवीजन होगी। मैंने अपने पास में ये एक एमसीक्यू की नोटबुक बना ली है। यहाँ पर मैंने सारे चैप्टर्स की नोटबुक अपलोड की है ना, क्लास नोट्स अपलोड किए हैं। वहीं पर ये भी अपलोड हो जाएँगे। समझ में आया? क्लियर? ओके। मैं बाद में स्ट्रांगली एडवाइस ये भी करूँगा कि आप लोगों को ना ये मॉडल टेस्ट पेपर्स के पीडीएफ का प्रिंट निकाल लेना चाहिए। अभी तो देखो क्लास में हम लोग साथ में कर रहे हैं, बट दैट विल बी माय स्ट्रांग एडवाइस कि अगली क्लास में आने से पहले व्हाट इफ यू टेक द प्रिंट आउट, है ना? अब आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर का निकालना है, क्वेश्चन पेपर सजेस्टेड आंसर दोनों का निकालना है, सिर्फ कॉस्टिंग का निकालना है, ये चॉइस मैं आप पे छोड़ता हूँ। आई कंप्लीटली लीव इट अप टू यू, ठीक है? चलो, एज़ यू कैन सी इंटरमीडिएट कोर्स ग्रुप 2 फरवरी 2025 में रिलीज किया हुआ डॉक्यूमेंट है ये। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के 8 पेपर्स, ऑडिटिंग के 8, एफएमएसएम के भी 8। फाउंडेशन के 10 थे, इंटरमीडिएट के 8 थे, फाइनल के 6-6 पेपर्स थे। ये मॉडल टेस्ट पेपर्स उसके बाद रिलीज नहीं हुआ है। हर अटेम्प्ट के लिए इंस्टीट्यूट ने क्लेरिफाई किया था वी आर नॉट गोइंग टू रिलीज। अब जैसे कुछ अटेम्प्ट्स हो जाएंगे तो मे बी प्रोबेबली आफ्टर 2 और 3 मोर अटेम्प्ट्स इंस्टीट्यूट में कम आउट विद अ सेपरेट सेट ऑफ मॉडल टेस्ट पेपर्स, ठीक है? मैं जब पढ़ता था तब ऐसा ही इसकी एक बुक आती थी, उसका नाम होता था कंपाइलर, जो अब नहीं आती है। आईसीआई रिलीज करता था, देयर वाज अ सेपरेट बुकलेट जो बच्चे को परचेज करनी होती थी या सॉफ्ट कॉपी यूज कर लो, उसका नाम होता था कंपाइलर। तो काइंड ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, है ना? चलिए, तैयार है सभी लोग? एक्साइटेड? रेडी? चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ पर ना सिर्फ आपकी और मेरी एनालिसिस के लिए एक टाइम की नोटिंग कर रहा हूँ, बाकी कोई और ज़रूरत है नहीं। तो पता चलेगा कितनी देर में कितने एमसीक्यूज़ हुए हैं। तो आज की डेट है 3 जुलाई 2026। जब भी आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं हार्डली मैटर्स, बट अपना टाइम नोट ज़रूर करना है, ये कुछ डेटा काम आता है। मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1 हम देख रहे हैं। हम लोग यहाँ पर इसका एमसीक्यू का पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। मैं फिर से बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन में रिपीट करना चाहूँगा, आई स्ट्रांगली एडवाइस कि आपको इसका पार्ट बी भी सॉल्व करना चाहिए, है ना? ठीक है? नाउ कैलकुलेटर्स तैयार है सबके पास? पेंसिल-वेंसिल सब रेडी? ऑल ओके? फैंटास्टिक। चेक कर लो, मैं भी एक बार सारी चीज़ें चेक कर लेता हूँ मेरे पास में। मुझे भी 1 मिनट दीजिए, अनवांटेड फाइल्स को मैं लैपटॉप से हटा देता हूँ, ताकि लैपटॉप पे अननेसेसरी प्रेशर एक्सर्ट ना हो। जस्ट गिव मी 1 मिनट गाइस। ओके,
पानी की ग्लास वगैरह सब है आपके पास? लेट्स गेट स्टार्टेड। तैयार हैं? एक्साइटेड? चलिए, पार्ट 1 केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू, एक ब्रॉड रिव्यू कर लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा था 15 एमसीक्यूज आते हैं, उसमें से 3 केस सिनेरियो बेस्ड आते हैं और बाकी स्टैंड अलोन आते हैं। तो देख लेते हैं कैसा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू, आपको दिख रहा है एक बड़ा सारा क्वेश्चन है जिसको अभी हम पढ़ेंगे। उस पे बेस्ड है एमसीक्यूज कितने, तो आप यहाँ चेक करेंगे 1 2 3 4 5, 5 एमसीक्यूज उसके ऊपर बेस्ड है। केस सिनेरियो 1 पे 5 एमसीक्यू। फिर केस सिनेरियो क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा सारा क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा है, ओ माय गॉड काफी बड़ा क्वेश्चन है। उसके ऊपर बेस्ड है 1 2 3 4 5, मतलब 10 क्वेश्चंस हो गए, 10 एमसीक्यूज हो गए केस सिनेरियो पे। ये आ गया स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन का मतलब समझ गए, ये छोटा सा क्वेश्चन, इसके ऊपर ये एमसीक्यूज। 4 नंबर का भी स्टैंड अलोन छोटा सा क्वेश्चन, उसके ऊपर एमसीक्यू। फिर यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन, उसके ऊपर एमसीक्यू, क्वेश्चन स्टैंड अलोन, और फिर ये स्टैंड अलोन। तो बेसिकली इस पेपर के अंदर आपको 2 केस सिनेरियो और 5 स्टैंड अलोन मिलेंगे। हम कुछ एनालिसिस करते रहेंगे और आप मेरे साथ सुनते चलिए। आज आप इस एनालिसिस को अपने रजिस्टर्स में लिख लेंगे, बाद में इसको जब प्रिंट निकालेंगे तो वहां पर भी लिख सकते हैं। अपने रजिस्टर्स में आप आएंगे अपने रजिस्टर्स में आएंगे और यहां लिखेंगे मॉडल टेस्ट पेपर 1 मई 2025 एडिशन। तो हमारा एनालिसिस क्या कहता है, हमने इसको एनालाइज किया है। हमारा एनालिसिस क्या कहता है, यहाँ पर एक समरी भी खुद के लिए बना लीजिएगा, ठीक है, दैट विल बी वेरी यूजफुल। तो ये एनालिसिस कहता है कि भाई केस सिनेरियो के हमारे पास टोटल 10 एमसीक्यूज है ना। 2 क्वेश्चंस आए केस सिनेरियो के, 2 क्वेश्चन 10 एमसीक्यू, और स्टैंड अलोन के हमारे पास है टोटल 5 एमसीक्यू, ठीक है। इसके चैप्टर वाइज एनालिसिस वगैरह को करना है नहीं करना है वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। हम एक एमसीक्यू के पास में वो चीज करने वाले हैं, ठीक है। कहीं पे हमें वर्किंग की जरूरत पड़ेगी, कहीं पे हमें वर्किंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड। सबसे सही तरीका पता है क्या है इन एमसीक्यूज को करने का? पहले ना एक बार केसेस के क्वेश्चन पढ़ लेने चाहिए। जैसे ये केस स्टडी मुझे दी गई है, ठीक है, काफी लंबी चौड़ी बड़ी केस स्टडी है। अब ये केस स्टडी पढ़ने के बाद अगर मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगा ना, तो मेरा कहीं ना कहीं एक लिंक मिस हो जाएगा। बट मेरा सजेशन है कि पहले आप क्वेश्चंस पढ़ें, बिकॉज जब आप पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आपके माइंड में एक ऑब्जेक्टिव सेट हो जाएगा कि अच्छा मुझे ये आंसर्स चाहिए। और अब जब मैं केस स्टडी पढ़ूंगा ना, तो मेरी नजर स्पेसिफिकली उन आंसर्स को ढूंढेगी। आई यू ट्राइंग टू गेट माई पॉइंट? तो सबसे पहले ब्रॉडली ना सिर्फ एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नंबर 1, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द मंथ। ठीक है, तो रॉ मटेरियल इनपुट की बात करें, द क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस। अब ये टर्म सुने सुने लग रहे हैं। पहले क्वेश्चन में रॉ मटेरियल की बात हो रही है, दूसरे क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस की बात हो रही है। तो एक चीज तो मेरा दिमाग सिग्नल कनेक्ट कर पा रहा है कि यहां पर ना मटेरियल कॉस्टिंग से रिलेटिंग कुछ है या मटेरियल से रिलेटिंग कुछ है जिसमें नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट हो सकता है। तीसरा है वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल एडेड टू द प्रोसेस ड्यूरिंग द मंथ। मेरा अटेंशन ये शब्द खींच रहा है प्रोसेस, शायद ये प्रोसेस कॉस्टिंग का भी क्वेश्चन हो सकता है। फोर्थ, वैल्यू ऑफ लेबर एंड ओवरहेड इन क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। अब तो भैया मैं श्योर हूं। अब तो मैं श्योर हूं कौन से चैप्टर का क्वेश्चन लग रहा है ये, प्रोसेस कॉस्टिंग का, क्योंकि क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी के वैल्यूएशन की बात हो रही है दोस्तों। और लास्ट में वैल्यू ऑफ आउटपुट ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स। अब तो 100%, अब तो ठप्पा भी लग गया। एफजी अकाउंट में जो गुड्स ट्रांसफर हो रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है। तो ये क्वेश्चन जो है, ये मुझे एक चीज तो समझ में आ गई कि भाई लोगों ये 2 एमसीक्यूज तो प्रोसेस कॉस्टिंग के है, अब ये 3 एमसीक्यूज प्रोसेस कॉस्टिंग के है या मटेरियल कॉस्टिंग के है, ये अब हमें समझ में आएगा। तो अब हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया पहले। हमें चाहिए रॉ मटेरियल कितने का इंट्रोड्यूस किया है, क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल, हमें नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करना है,
वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल एडेड टू द प्रोसेस कैलकुलेट करना है, लेबर और ओवरहेड कितना है क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में ये कैलकुलेट करना है, एंड द वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर। तो बेसिकली हमारी जो ट्रांसफर प्राइस वाली चीज है वो चीज हमें यहाँ पे निकालना है। तब हमारा माइंडसेट क्लियर हो गया कि हमें क्वेश्चन में देखना क्या है। समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर हो रहा है? ईशा जी ऑल ओके? नाउ लेट्स सी दिस। Arnav Limited manufactures chemical solutions used in paint and adhesive product. adhesive मतलब जैसे कि आप देखोगे बहुत सारे चिपकाने के प्रोडक्ट आते हैं, टाइल्स को मार्बल्स को चिपकाने के प्रोडक्ट आते हैं ना, फेविकॉल टाइप्स, वो यहाँ पर दिया है, एम सील वगैरह आता है ना वो। केमिकल सॉल्यूशंस आर प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट प्रोसेसेस ठप्पा लग चुका है। Some of the processes are hazardous in nature which may result in fire accidents. अब मेरे को एक चीज बताओ लॉजिकली, ईमानदारी से, इस पैराग्राफ में मेरे को कोई भी आंसर मिलेगा क्या? नहीं, ये सिर्फ बैकग्राउंड सेट किया गया है। मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से काट देता हूँ। काटने का उद्देश्य यह है कि मैं इस केस स्टडी को नैरो करता जा रहा हूँ, मैं अनवांटेड इंफॉर्मेशन को हटा रहा हूँ, ताकि अगर मुझे क्वेश्चन दोबारा पढ़ना भी पड़े तो मैं वही पार्ट क्वेश्चन का पढ़ूं जिसकी मुझे जरूरत है। At the end of the last month, one fire accident occurred in the factory. The fire destroyed some part of the paper file containing the records of the process operations for the month. ठीक है, जानकर बहुत दुख हुआ, सहानुभूति मेरी आपके साथ है कि आपके यहाँ आग लगी, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। You being an associate to the chief manager finance are assigned to prepare the process account for the month during which the fire occurred. From the documents and files and other sources information could be retrieved as under. इसकी भी मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। आई थिंक अब आप देखो मैंने क्या किया, इतना स्मार्टली काम किया कि हमने इतना क्वेश्चन एलिमिनेट कर दिया। सर एग्जाम में ऐसा कर सकते बिल्कुल हल्का सा करने का पेंसिल से, कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो मेरे लिए क्वेश्चन कितना छोटा बचा, पिन पॉइंट, सीधी बात, नो बकवास। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ वाज 500 लीटर, ठीक है। 80% complete for labor and 80% complete for labor and 60% complete for overheads. Opening WIP was valued at 2,78,000. हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ रफ नोट्स बनाते चलते हैं ना भाई लोगों, आप लोग भी मेरे साथ करते चलिएगा। अब मुझे यहाँ पर क्या दिया है, ओपनिंग WIP का वैल्यूएशन दिया है, कितना दिया है, 2,78,000, 2,78,000। इसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या दिया है, चेक करना, 80% कंप्लीट फॉर लेबर एंड 60% फॉर ओवरहेड्स। तो लेबर 80%, overheads 60%. Do we need to submit these workings to ICI? The answer is no. It's for us, है ना, ठीक है। Closing WIP at the end of the month was, अच्छा इसकी क्वांटिटी नहीं लिखी मैंने, 500 लीटर्स है। ओपनिंग WIP कितनी है, 500 लीटर्स, क्वांटिटी मुझसे मिस हो गई थी और उसकी वैल्यू दी गई है। सिमिलरली मुझे यहाँ पर क्लोजिंग WIP भी दिया गया है 100 लीटर्स, ओके। वैल्यूएशन नहीं दिया है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया है 20% कंप्लीट फॉर लेबर एंड 10% कंप्लीट फॉर ओवरहेड्स। लेबर 20%, ओवरहेड्स 10%। क्लियर हो रहा है? तो अब क्या हुआ ना, मैंने क्योंकि वो लिख लिया, मुझे अब ये सब वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल लॉस इज 10% ऑफ इनपुट फ्रेश एंड टोटल लॉसेस ड्यूरिंग द मंथ वर 800 लीटर्स पार्टली ड्यू टू फायर डैमेज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमने प्रोसेस कॉस्टिंग के जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं वहां पर नॉर्मल लॉस जो है वो हमेशा क्या इंफॉर्मेशन क्या थी, नॉर्मल लॉस इज 10% ऑफ इनपुट प्लस ओपनिंग WIP। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर ये बोल रहा है कि नॉर्मल लॉस जो है इट इज 10% ऑफ इनपुट, फ्रेश इनपुट, एंड टोटल लॉसेस ड्यूरिंग द मंथ वर 800 लीटर्स पार्टली ड्यू टू द फायर डैमेज। मतलब दोस्तों एक बात बताओ, ये जो 800 लीटर का टोटल लॉस है ये पूरा के पूरा नॉर्मल लॉस मान लूं क्या मैं? नहीं, ये क्या बोल रहा है, टोटल लॉस। एक सेकेंड, तो डेटा बड़ा अच्छा है। क्वेश्चन कहता है कि टोटल लॉस जो हुआ है ड्यूरिंग द मंथ वो हुआ है 800 लीटर्स का, ठीक है, यहां तक क्वेश्चन समझ में आया। अब टोटल लॉस के नॉर्मली दो पार्ट्स होते हैं, है ना, एक पार्ट होता है नॉर्मल लॉस, दूसरा पार्ट होता है एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कितना परसेंट बोला है, 10% ऑफ इनपुट। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है,
10% ऑफ इनपुट, मतलब ओपनिंग डब्ल्यूआईपी को मुझे कंसीडर करने का है क्या नॉर्मल लॉस के लिए? नहीं, इसको क्लियरली दिमाग में बैठा देना, नॉट ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, ठीक है। Normal loss is 10% of input. Total losses are 800 liters, partly due to fire damage. Partly मतलब इसमें से कुछ पार्ट फायर डैमेज का, तो कुछ पार्ट जो फायर डैमेज का वो एबनॉर्मल में जाएगा। आउटपुट ट्रांसफर टू एफजी वाज 3400 लीटर्स। ओके, इनपुट अभी तक हमें पता नहीं चला है, ठीक है। इनपुट रॉ मटेरियल हमें नहीं पता चला। आउटपुट एफजी इज 3400 लीटर्स। ओके, आउटपुट एफजी 3400 लीटर्स, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया मुझे। लॉसेस हैव अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ ₹20 पर लीटर। लॉसेस हैव अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ 20 पर लीटर। एक सेकेंड, नॉर्मल लॉस को हम स्क्रैप वैल्यू लेंगे ₹20 अ लीटर, एबनॉर्मल में भी ₹20 अ लीटर। ओके, तो टोटल लॉसेस स्क्रैप वैल्यू एट द रेट ₹20 पर लीटर, ठीक है। मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, क्वेश्चन को पढ़ के समझने की कोशिश कर रहा हूं, डेटा को उस हिसाब से जमा रहा हूं जिस हिसाब से मुझे समझ में आए। losses have been this much, all raw materials are added at the commencement of the process। जितना भी raw material है प्रोसेस के शुरुआत में ही ऐड होता है। The cost per equivalent unit is 660 for the month, made up as follows। ये हमारा स्टेप नंबर 2 नहीं है क्या? चेक करो जरा, क्या ये हमारा स्टेप नंबर 2 नहीं है क्या? स्टेप नंबर 2 देखो, प्रोसेस कॉस्टिंग में क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी के क्वेश्चन में हमने 3 स्टेप सीखे थे। स्टेप नंबर 1 था कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स, नंबर 2 कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, और नंबर 3 कॉस्ट अलोकेशन। ये स्टेप 2 की बात नहीं कर रहे क्या? बिल्कुल। तो क्या बोल रहे हैं भाई, द कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट कितनी है? 660 फॉर द मंथ एज फॉलोज, जिसका ब्रेकअप दिया है मटेरियल 300, लेबर 200, ओवरहेड 160। यही तो मुझे चाहिए था, यही तो मुझे चाहिए। मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स, है ना। 300 का मटेरियल है भाई, 200 के ओवरहेड्स हैं, और 160 ना, 200 की लेबर है, 160 का ओवरहेड है, तो 660 रुपए। फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं, क्या ये मेरा स्टेप नंबर 2 नहीं है? इज इट नॉट माई स्टेप नंबर 2? तो मुझे रेडीमेड दे दिया गया, बहुत अच्छी बात है। द कंपनी यूजेस फीफो मेथड टू वैल्यू डब्ल्यूआईपी एंड फिनिश। अगर मेरे पास ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है, जो कि यहाँ पर है, तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी के लिए मुझे मेथड चाहिए, और वो मेथड यहाँ पर कौन सी मेथड दी गई है? फीफो मेथड ऑफ वैल्यूएशन दिया गया है। ओके, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड फॉर, द कंपनी यूजेस फीफो मेथड टू वैल्यू दिस एंड दिस, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड फॉर मैनेजरियल डिसीजंस। अब ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों को चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ मैनेज। क्वेश्चन दिमाग में बैठा क्या? पूरा डेटा देखो, ये समरी बन गई है, जितना भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की ये समरी यहां पर पूरी तरह बन चुकी है। भाई लोगों, कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? अब यहां पर आकर मैं लिख देता हूं, कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। ये है चैप्टर नंबर 11, प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 11 प्रोसेस कॉस्टिंग में किस टाइप ऑफ क्वेश्चन पे है ये? व्हाट इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन? तो ये है ओपनिंग एंड क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का क्वेश्चन, जिसमें हम फीफो मेथड देखने वाले हैं। समझ में आया क्या यहां तक बेटा? सबको चेक करो। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चेक करो। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक लाइन और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसको हाईलाइट करता हूं। ऑल द रॉ मटेरियल्स आर एडेड एट द कमेंसमेंट ऑफ प्रोसेस। इस लाइन का मतलब जानते हो क्या है? इस लाइन का मतलब है कि मेरा मटेरियल के हिसाब से डिग्री ऑफ कंप्लीशन जो है वो हमेशा 100% ही रहेगा। पर ये आप कैसे कह सकते हो? क्योंकि क्वेश्चन ने क्या कहा है, ऑल द मटेरियल्स आर एडेड एट द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसेस। जैसे ही मैंने प्रोडक्शन प्रोसेस चालू किया, मटेरियल पहले ऐड कर दिया, मतलब मटेरियल के हिसाब से कुछ भी पेंडिंग यहाँ पर नहीं है। ये क्लियर हुआ क्या? तो सर इसका मतलब यहाँ पर ये है, फिर यहाँ पर हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं क्या सर, कि ये जो हमने यहाँ पे डिग्री ऑफ कंप्लीशन लिखा है, लेबर का 80, ओवरहेड्स का 60, यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या कि मटेरियल वाइज ये डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100% है?
बिल्कुल लिख सकते हो। फिर सर क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, वही चीज क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में करेंगे बेटा जी। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी के अंदर भी मटेरियल वाइज डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या है, 100%, लेबर 20/10। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लीज लाइव वाले स्टूडेंट्स मेरे को जवाब देते रहो, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ की, जो सबको क्लियर होनी चाहिए। समझ में आया है ना? इंपॉर्टेंट कि मटेरियल का डीओसी हमेशा 100% ही। चलो यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है, कैसे सॉल्व करें, हाउ डू वी डू, हाउ टू स्टार्ट, वेयर टू स्टार्ट, क्या लगता है सर? आइडियाज, सजेशंस, क्या किया जाए? रॉ मटेरियल इनपुट हमें नहीं पता है, हमारा पहला एमसीक्यू वही है, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज इंट्रोड्यूस, कितना रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस किया गया है। तो एक काम करें क्या, एक काम करें, सपोज मैं यहां पर बनाता हूं स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या होता है हमारा? देखो पहली बार एमसीक्यू कर रहे हो, समय लगने दो, समय की तरफ ध्यान मत दो, है ना? स्टेप नंबर 1 क्या होता है? स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, तो हमको इनपुट आउटपुट यहां से क्लियर हो जाएगा। तो हमारा जो पहला सवाल है ना इनपुट वगैरह का, वो सवाल का जवाब मुझे यहां से मिल जाएगा। ठीक है, क्या मुझे ये पूरा स्टेटमेंट बनाने की जरूरत है या नहीं, वो बाद में देखेंगे। पहले मैं यहाँ पर बेसिक कॉलम्स बना लेता हूं, जो हम बेसिक कॉलम्स बनाते हैं। इनपुट क्वांटिटी, पर्टिकुलर्स, और ये हो गई मेरी आउटपुट क्वांटिटी, है ना बेटा जी? इनपुट क्वांटिटी, ये हो गया पर्टिकुलर्स, और ये हो गया आउटपुट क्वांटिटी। ठीक है सर। अब एक एक करके ना क्वेश्चन में जो डेटा दिया है उसको उतारते जाते हैं। क्वेश्चन कहता है ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है 500 यूनिट्स, तो वो इनपुट में आएगा। फिर रॉ मटेरियल इनपुट कितना है वो मुझे पता नहीं है ना? एग्री करते हैं आप लोग, ये फिगर मेरे पास नहीं है। ठीक है, नॉर्मल लॉस जो है वो कितना है, तो ये 10% होगा इनपुट का। तो इनपुट ही नहीं पता तो मैं नॉर्मल लॉस कैसे निकालूं? नॉर्मल लॉस नहीं पता, बट मुझे पता है कुछ एबनॉर्मल लॉस है, और दोनों मिलाकर कितना है, 800 यूनिट का, ये डेटा मेरे पास है। ठीक है सर, ये भी क्लियर है। अब हम यहां पर लेते हैं बेटा जी क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, ये मुझे पता है 100 यूनिट्स है। और फिर मुझे पता है फिनिश गुड जो बनकर अगली प्रोसेस में ट्रांसफर हुए हैं। अब समझना, फिनिश गुड्स बनके जो अगली प्रोसेस में ट्रांसफर हुए हैं उसके लिए मुझे यहां पर देखना पड़ेगा कि मैं कौन सी मेथड फॉलो कर रहा हूं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग फॉलो कर रहे हैं फीफो मेथड, है ना बेटा जी? कौन सी मेथड? फीफो मेथड। तो फीफो मेथड के अंदर हम फिनिश गुड्स को दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, याद है आपको? एक है आउट ऑफ ओपनिंग स्टॉक, और दूसरा है करंट प्रोडक्शन, जो फ्रेश प्रोडक्शन है। ठीक है, अभी तो हम सिर्फ डेटा लिख रहे हैं। तो ये दोनों मिलाकर 3400 यूनिट्स का आउटपुट है। नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस मिलाकर 800 यूनिट का लॉस है। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, क्या मेरे पास आउटपुट क्वांटिटी की सारी फिगर्स अवेलेबल नहीं है क्या? देखो जरा, आउटपुट क्वांट देखो, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी आउटपुट में नहीं आएगा, रॉ मटेरियल इनपुट आउटपुट में नहीं आएगा। आउटपुट में क्या आएगा? नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस। ओके, सेपरेटली नहीं है, बट टोटल है ना मेरे पास, दोनों मिलाकर 800। हाँ, मेरा काम होता है। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है ना 100 यूनिट, मेरा काम होता है। और फिनिश गुड्स बनकर कितना ट्रांसफर हुआ अगले प्रोसेस में, वो भी दिया है 3400, भाई वो भी मेरा काम होता है। तो टोटल लेना भाई, 800 प्लस 100 प्लस 3400, जरा चेक करो क्या ये टोटल है 4300 यूनिट्स की, लीटर्स की, जो भी है चेक करो तो क्लियर हुआ क्या? अब अगर मेरा आउटपुट 4300 है, तो राजा मेरा इनपुट भी कितना होना चाहिए? 4300, हाँ या ना? टोटल इनपुट क्वांटिटी 4300 होनी चाहिए ना। और इनपुट 4300 में से अगर 500 यूनिट का मेरे पास ओपनिंग है, तो मेरे दोस्त, मेरे राजा, रॉ मटेरियल इनपुट बोले तो 3800। जरा चेक करो तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास में? हाँ जी सर, ऑप्शन डी, 3800 लीटर आ गया हमारा आंसर। चेक कर लो।
पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। 3800 लीटर का हमारे पास में क्या है, 3800 लीटर्स का हमारे पास में रॉ मटेरियल इनपुट है। क्लियर हो गया क्या? अब अगर ये क्लियर हो गया है ना, तो अब मैं टेबल की बाकी चीजों को कंप्लीट कर सकता हूं। कैसे? अब टोटल 800 है, समझना, टोटल लॉस जो है, नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस मिलाकर 800 है। उसमें से अब नॉर्मल लॉस कितना, एबनॉर्मल लॉस कितना, ये मैं कैसे निकालूं? तो सर 3800 इनपुट है, उसका 10% 380 विल बी योर विच लॉस, नॉर्मल लॉस। 380 विल बी नॉर्मल लॉस। तो अब एबनॉर्मल कितना होगा ये बताओ? सर एबनॉर्मल विल बी टोटल 800 माइनस 380, 420 का एबनॉर्मल लॉस होगा। ये चेक करो सबको क्लियर हुआ? ये चेक करो सबको क्लियर हुआ? The quantity of normal loss, abnormal loss, second MCQ, quantity of normal loss and abnormal loss, कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन दिखाई दे रहा है? पढ़िएगा। Which option is right answer? I can see option A, normal loss 380 liters, abnormal loss 420 liters. Check all of you. Normal loss 380 liters, abnormal loss 420 liters. Is this clear? तो पहला MCQ होगा तो दूसरा क्रैक होगा, दूसरा होगा तो तीसरा क्रैक होगा। यहां तक क्लियर हुआ क्या? कॉन्फिडेंस आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि सर जो हमने पढ़ा है वो याद आ रहा है, रिकॉल हो रहा है? ठीक है। वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल एडेड टू द प्रोसेस ड्यूरिंग द मंथ। अब ये कैसे नहीं? वैल्यू ऑफ लेबर एंड ओवरहेड इन क्लोजिंग WIP एंड द वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस। ये वाला आंसर मैं इजीली निकाल सकता हूँ। पूछो कैसे? हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस, ये मैं इजीली निकाल सकता हूँ। कैसे? सर हमने 3000, ध्यान से समझना, हमने 3400 यूनिट्स फिनिश गुड्स बना दिए हैं और उसको बनाकर हम अगली प्रोसेस में ट्रांसफर करेंगे। फिनिश गुड्स किसको कहते हैं? जिसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100% होता है। और जिसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100% होता है, उस एक यूनिट की कॉस्ट देखो जरा, क्वेश्चन में दी भी नहीं है क्या? व्हाट इज द कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट? इक्विवेलेंट यूनिट का मतलब होता है मेरे दोस्त फिनिश्ड गुड्स। फिनिश गुड्स बोले तो जिसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना होता है? 100% होता है। तो किसी चीज को आप फिनिश गुड्स कब कहेंगे? जब वो पूरी तरह बन चुका है, मटेरियल लेबर ओवरहेड 100% लग चुका है। तो उसकी कॉस्ट है 660 रुपए। अरे सर ये तो बहुत ही आसान आंसर निकला, 660। तो 3400 यूनिट्स इंटू 660। चेक करो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? 22,44,000, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। चेक करो, चेक करो। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? इज इट गेटिंग क्लियर और नॉट? मतलब आप आंसर्स निकाल सकते हो, बीच बीच में आपके आंसर्स निकाले जा सकते हैं। क्लियर? पक्का? चलो अब एक काम करते हैं, जिधर हमने इतना क्वेश्चन किया है, हम तो भैया रिवीजन करने बैठे हैं, है ना? हमारे पास समय की कोई कमी नहीं है। इधर हमने इतना क्वेश्चन किया है, स्टेप नंबर 1 को कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि उसी के बाद 2 MCQs क्रैक होंगे। अभी हम मटेरियल लेबर ओवरहेड का डिग्री ऑफ कंप्लीशन अलग अलग है, बराबर है? तो मुझे मटेरियल का अलग बनाना पड़ेगा, लेबर का अलग बनाना पड़ेगा, ओवरहेड्स का अलग बनाना पड़ेगा। ये कौन कौन से कॉलम है हमारे? ये हो गया मटेरियल, ये हो गया लेबर, ये हो गया ओवरहेड, ये हो गया परसेंटेज, ये हो गया इक्विवेलेंट यूनिट, परसेंटेज, इक्विवेलेंट यूनिट, ये हो गया परसेंटेज, ये हो गया इक्विवेलेंट यूनिट। क्लियर हो गया? अब देखो, नॉर्मल लॉस का तो कोई परसेंटेज और इक्विवेलेंट यूनिट्स नहीं होता है, इसको तो मैं बिल्कुल प्लेन सिंपल डैश कर दूं, कोई परेशानी पंगा। अब आते हैं एबनॉर्मल लॉस पे। एबनॉर्मल लॉस का या लॉसेस का डिग्री ऑफ कंप्लीशन कुछ कहा है क्या क्वेश्चन में? पढ़िए जरा। नॉर्मल लॉसेस 10% ऑफ इनपुट एंड टोटल लॉसेस ड्यूरिंग द मंथ वर 800 लीटर्स पार्टली ड्यू टू फायर डैमेज। लॉसेस का अलग से डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं दिया है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे? बोलो सभी जने। अगर लॉसेस का डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं दिया है तो हम अज्यूम करेंगे कि इसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन है 100%। मतलब इस पे पूरा के पूरा मटेरियल कॉस्ट लग चुका है, तो 420 यूनिट का जो मेरा नुकसान हुआ है,
इस पे 100% मटेरियल लग गया तो 420, 100% लेबर लग गया तो 420 और 100% ओवरहेड लग गई है 420, तो 20 यूनिट चेक करिएगा। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का डिग्री ऑफ कंप्लीशन ये रहा, मटेरियल 100%, लेबर 20, ओवरहेड 10। मटेरियल 100% तो 100 यूनिट्स, लेबर 20% तो 20 यूनिट्स, ओवरहेड्स 10% तो 10 यूनिट्स। क्लियर हो गया यहां तक? अब हम आते हैं फिनिश गुड्स में। फिनिश गुड्स डिपेंड करता है मेथड पे। यहां पर मेथड है फीफो, तो फीफो में हमारे पास ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है 500 यूनिट की, तो जो 3400 है ना टोटल, 3400 में से 500 यूनिट्स विल बी आउट ऑफ ओपनिंग डब्ल्यूआईपी। अब जरा उसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन देखो, कितना कॉस्ट लग चुका है और कितना कॉस्ट लगना बाकी है। सर मटेरियल 100% लग चुका है, तो क्या अब हम इस पे कोई इंक्रीमेंटल मटेरियल कॉस्ट लगाएंगे? नहीं। लेबर 80% लग चुकी है सर, तो अब लेबर कितनी लगेगी? 20% लगेगी। समझ रहे हो मेरी बात? 80% लेबर लग चुकी है, 20% लगेगी। ओवरहेड 60% लग चुके हैं, तो भैया जी अब 40% ओवरहेड लगेंगे, तो 500 का 40% होता है 200। इक्विवेलेंट यूनिट्स चेक कीजिएगा, क्लियर हुआ क्या? जहां तक बात है करंट प्रोडक्शन की, तो करंट प्रोडक्शन के यूनिट्स कितने होंगे? प्लीज अंडरस्टैंड, मैं यहाँ पर ना बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ब्रैकेट बना देता। ये तो था लॉसेस का, ये ब्रैकेट हो गया इसका। टोटल फिनिश गुड्स है 3400, 3400, of which 500 from opening WIP, so 2900 will be from current production, जो हमने इसी मंथ में चालू करके पूरा बनाया है। तो इस पे 100% मटेरियल, 100% लेबर और 100% ओवरहेड लगा होगा। चेक करिएगा सभी जने, 2900 2900 2900। अब मेरे इक्विवेलेंट यूनिट्स फॉर मटेरियल कितने हो गए? 420 प्लस 100 प्लस 2900, ये इज इट कमिंग 3420। लेबर 420 प्लस 20 प्लस 3000, 3440, और ये है 420 प्लस 10 प्लस 200 प्लस 2900, इट कमिंग 353। हैव यू गॉट दीज आंसर्स? चेक ऑल ऑफ यू। पर सर ये किया क्यों? अभी बताता हूं मैं किया क्यों। अब सपोज, वैसे तो हमारे पास आंसर है, पर सपोज मैं यहाँ पर स्टेप नंबर 2 बनाता था। स्टेप नंबर 2 क्या होता है? कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। अब कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट में मैं सबसे पहले कौन सी कॉस्ट लेता था? मटेरियल कॉस्ट। ध्यान से समझना, समझना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहां पर क्या लेता हूं? मैं लेता हूं रॉ मटेरियल इनपुट कॉस्ट। कितने का रॉ मटेरियल मैंने इनपुट किया है उसकी कॉस्ट लेता हूं मैं। बराबर है? उसमें से मैं माइनस करता हूं नॉर्मल लॉस स्क्रैप वैल्यू, ये भूलना मत। माइनस क्या करता हूं? नॉर्मल लॉस स्क्रैप वैल्यू, और इसको डिवाइड करता हूं मैं रॉ मटेरियल इक्विवेलेंट यूनिट्स के साथ, जो कि मुझे स्टेप नंबर 1 से मिलते हैं। समझ में आ रहा है? और ये सब करके मुझे एक फिगर मिलती है, और वो है मटेरियल कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। एक बात बताओ जरा, एक बात बताओ, क्या ये वाली फिगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है? क्वेश्चन, आई मीन ये क्वेश्चन हमसे रिवर्स वर्किंग करवाना चाहता है। ये देखो, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट में मटेरियल कॉस्ट दी गई है 300 रुपए। मेरे दोस्त ये फिगर अवेलेबल है, मतलब देयरफॉर मटेरियल कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट इज 300। हमें रॉ मटेरियल इनपुट की कॉस्ट नहीं पता, लेकिन मुझे नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू पता है। नॉर्मल लॉस कितने यूनिट्स है भाई लोगों? 380 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस है, और एक यूनिट की स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 20 रुपीज है। चेक करो, what is the scrap value per unit? It is 20 rupees. Are you getting my point or not getting? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये चेक कर लो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चेक करो, रॉ मटेरियल इनपुट कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल इक्विवेलेंट यूनिट्स 3, 4,
20। अब भैया जी जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा कि रॉ मटेरियल की इनपुट कॉस्ट कितनी है। तो 300 इंटू 3420 ये फिगर होती है 10,26,000। इट इज इक्वल टू रॉ मटेरियल इनपुट कॉस्ट माइनस 380 इंटू 20, ये हो गया 7,600। देयरफॉर रॉ मटेरियल इनपुट कॉस्ट, अब तो भैया फिगर हमारे सामने है 10,26,000 प्लस 7,600 इज इट कमिंग टू 10,33,600। क्या ये हमारा एमसीक्यू नहीं है? चेक करो। क्वेश्चन 3, व्हाट इज द रॉ मटेरियल एडेड टू द प्रोसेस? 10,33,600। चेक करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, घुमा के क्वेश्चन दिया, बहुत जबरदस्त। चेक कीजिएगा। क्लियर हुआ? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ लेबर एंड ओवरहेड इन क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। ठीक है, ये आसानी से निकाल देंगे। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में 20 यूनिट की लेबर लगी है और 10 यूनिट के ओवरहेड लगे हैं, और कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट हमें यहां पर दिया गया है। अरे सर आसान है। तो इसका मतलब यहां पर क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में मैं मटेरियल की कॉस्ट क्यों निकाल के टाइम वेस्ट करूं खाली फुकट, मेरे को सिर्फ लेबर और ओवरहेड बोला है। तो लेबर वाइज कितने यूनिट से चेक करो, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी लेबर के हिसाब से 20 यूनिट, ओवरहेड के हिसाब से 10 यूनिट, 20 यूनिट्स, ओवरहेड्स के हिसाब से 10 यूनिट्स। और कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट दी हुई है क्या? हाँ जी सर, लेबर की है 200, ओवरहेड की 160। लेबर की है 200, ओवरहेड की है 160, तो ये हो गया 1,600 रुपए, और लेबर का हो गया 20 इंटू 200, ये हो गया 4,000 रुपए। अब ये दो अलग अलग चाहिए, हाँ। तो लेबर की 4,000, ओवरहेड की 1,600, ऐसा कोई ऑप्शन है? डू यू हैव एनी सच ऑप्शन? वैल्यू ऑफ लेबर एंड ओवरहेड इन क्लोजिंग डब्ल्यूआईपीआर, ये रहा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट। चेक कर लीजिएगा सभी जने। क्लियर हुआ क्या सभी को? टाइम लग रहा है, लगने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहली बार लाइफ में एमसीक्यूज कर रहे हो, टाइम लगेगा, इट्स ओके। क्या समझ? क्लियर? 8:14 पे चालू किया था, 8:47 हुए हैं। 47 माइनस 14, 33 मिनट्स फॉर 5 एमसीक्यू, 6.6 मिनट पर एमसीक्यू। दैट्स ओके। हमें 3 मिनट तक पहुंचना है, हमारा टारगेट है 3 मिनट का, ठीक है। चलो सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर आप चाहो तो आप लिख सकते हो खुद के लिए। ये जो था ये था एमसीक्यू नंबर 1 से लेकर 5, केस सिनेरियो 1। अब हम लेंगे एमसीक्यू नंबर 6 से लेकर 10 के सिनेरियो 2। आ जाओ, तैयार है? रेडी? बहुत बढ़िया। लिमिटेड इज प्रोड्यूसिंग अ सिंगल प्रोडक्ट एंड मे एक्सपैंड इनटू प्रोडक्ट। अच्छा पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं, सॉरी सॉरी सॉरी। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्राइम कॉस्ट? अरे अरे, ये शब्द कहीं सुना हुआ लग रहा है, सुना हुआ लग रहा है। प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट कॉस्ट शीट का वर्ड होता है, ठीक है। What is the total and per shift cost of production for the last month? What is the total cost of production per shift? Again मुझे लग रहा है ये cost sheet का question है। What is the value of administrative cost incurred during the last month? अब तो निश्चित है। What is the value of selling and distribution cost and what is the value of EMS and OMS for the last month? कुछ तो भी होगा भाई, EMS OMS for the last month। एक चीज निश्चित है भाई, ये पूरा के पूरा क्वेश्चन कौन चैप्टर के ऊपर है? और शीट चैप्टर नंबर
चलो पढ़ लेते हैं। तैयार हैं सभी लोग, रेडी है? एक कॉस्ट शीट अगर बना लेंगे ना, मुझे लगता है इस क्वेश्चन की, तो हमारा काम हो जाएगा। M Limited is producing a single product and may expand into product diversification in next 1 or 2 years. M Limited is amongst the labor-intensive company where majority of the processes are done manually. Employee cost is a major cost element in the total cost of the company. The company conventionally uses performance parameters, earning per man shift. Okay, performance के पैरामीटर है earning per man shift to measure the cost paid to an employee for a shift of 8 hours and output per man shift to measure the employee's output in a shift of 8 hours. तो एक चीज पता चल गई, 8 घंटे की हमारी शिफ्ट है और 8 घंटे की जो शिफ्ट है उससे हम दो पैरामीटर्स देख रहे हैं, दो चीजें देख रहे हैं। अर्निंग्स पर मैन शिफ्ट, तो एक आदमी 8 घंटे का कितना कमाता है, और आउटपुट पर मैन शिफ्ट, एक आदमी 8 घंटे में कितना आउटपुट निकालता है। भाई लोगों, ऑल सेट एंड डन। मुझे ना एक चीज समझ में आई, ना ये पैराग्राफ मेरे वापस पढ़ने में आएगा, ना ये पैराग्राफ मेरे वापस पढ़ने में आएगा। The chief manager finance of the company has emailed you few information related to the last month. The email contains the following data relating to the last month. ठीक है, मैं ईमेल चेक कर लूंगा, मैं काय कोई डेटा दोबारा पढ़ूं। During the last month, the company produced 2,34,000 tons of output. Expenditure for the last month are as under. और अब यहां से ना क्वेश्चन चालू होता है। 2,34,000 टन हमारा आउटपुट है, प्रोडक्शन है, और ये पूरा डेटा दिया गया है। क्वेश्चन क्लियर हो गया क्या? क्वेश्चन क्लियर हो गया क्या? बनाए कॉस्ट शीट, करें फटाक से। चलो एक बार शुरू करते हैं, आ जाओ। ठीक है, सबसे पहले दिया है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड है 50 लाख रुपए का, कोई और डेटा दिया नहीं है। तो डायरेक्ट मटेरियल मैं सीधा लिख लेता हूं, 50 लाख रुपए। चेक कर लो, डायरेक्ट मटेरियल 50 लाख। पावर कंज्यूम जो है ये किस में जाएगा? ये जाएगा, पावर कंजम्पशन जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, तो इसके लिए रुक जाते हैं। डीजल कंज्यूम भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। वेजेस एंड सैलरीज पेड, हाँ ये चीज मेरे वेजेस और सैलरीज में आएगी। डायरेक्ट लेबर, ग्रेचुटी, लीव एनकैशमेंट, डायरेक्ट लेबर। याद करो, ऐसे क्वेश्चंस हमने किए हमारे बुक में। ये वर्ड देखकर मेरे को स्पेशली याद आ रहा है, HEMM। HEMM का फुल फॉर्म क्या बताया था बेटा मैंने? हैवी अर्थ मूविंग मशीन्स, है ना, HEMM, हैवी अर्थ मूविंग मशीन्स। तो हायरिंग चार्जेस पेड फॉर HEMM is 30 lakh. HEMM is directly used in production, तो हायरिंग चार्जेस will be considered as डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये क्लियर हो गया क्या? पावर कॉस्ट, डीजल कॉस्ट, HEMM, ये मैं सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंसिडर कर रहा हूँ। हायरिंग चार्जेस पेड फॉर कार्स यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस, कार यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस 66,000 रुपीज। ये मेरे कौन से ओवरहेड्स में जाएंगे? एडमिन ओवरहेड्स। रिइंबर्समेंट ऑफ डीजल कार्स, एडमिन ओवरहेड्स। इसके ऊपर जीएसटी पे करना है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से, एडमिन ओवरहेड। समझ में आ रहा है? ये सेम एडजस्टमेंट हमने देखा है ट्रिपल ए बुक में, है ना? ये तीनों एक ही एडजस्टमेंट है। मेंटेनेंस पेड फॉर वेइंग ब्रिज, धर्म काटा, यूज फॉर वेइंग ऑफ फाइनल गुड्स एट द टाइम ऑफ डिस्पैच। प्लीज अंडरस्टैंड, फाइनल गुड्स एट द टाइम ऑफ डिस्पैच। जब भी हम गुड्स बेचते हैं तो बेचते समय हमें ये वेइंग ब्रिज की जरूरत पड़ती है। ये क्या आएगा भाई लोगों? फाइनल गुड्स एट द टाइम ऑफ डिस्पैच। क्या मैं इसको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कंसिडर नहीं कर सकता हूँ? या तो मैं इसको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ले सकता हूं, या फिर एडमिन ओवरहेड्स जनरल। समझ में आ रहा है? या तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड या फिर एडमिन ओवरहेड जनरल। ठीक उसी तरह जो मेरा धर्म कांटा लगा है, वेइंग ब्रिज लगा है, वहां पर सीसीटीवी इंस्टॉल्ड है। उस सीसीटीवी का मैं एएमसी पे करता हूँ 8,000 रुपए, और 18,000 रुपए कुछ और उसी का एक्सपेंसिव फैक्ट्री प्रीमाइसेस का। तो ये भी मेरा क्या हो गया? एडमिन ओवरहेड्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, रिलेटिंग टू जनरल। ठीक है। टीए ऑफ सेल्स मैनेजर, ट्रैवलिंग अलाउंस, डीएनएस अलाउंस, ये तो अनडाउटेडली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है।
कंपनी हैज 1800 एम्प्लॉइज वर्किंग फॉर 26 डेज इन अ मंथ। इसका डायरेक्टली कोई रिलेशन तो नहीं है, हो गया क्वेश्चन। चलो ठीक है, डायरेक्ट वेजेस ले लो, डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस। इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर लूं क्या? अब इतना दूर रखने की जरूरत नहीं। ठीक है, डायरेक्ट फिगर्स लेते हैं ना, क्योंकि हमने क्वेश्चन में क्लासिफिकेशन कर लिया। तो 6,40,000 नहीं, 6,40,00,000, ओहो, 6,40,00,000 प्लस 64,20,000, 7,04,20,000 आ रहा है क्या? चेक करो। 7,04,20,000 आ रहा है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लेते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या कहा है? पावर कंज्यूम्ड इज 1300 किलोवाट आवर एट ₹8 पर kWh। तो 13,000 into 8, is this coming to 10, no, 1,04,000? क्या पावर कॉस्ट 1,04,000 आ रहा है? डीजल का क्या कहा है? डीजल कंज्यूम 2000 लीटर एट 93 पर लीटर। तो 2000 into 93, क्या ये 1,86,000 आ रहा है डीजल कॉस्ट? और हायरिंग चार्जेस है 30 लाख रुपीस। तो तीनों की टोटल ले लो, 186 प्लस 104 प्लस 30 लाख, 32,90,000 आ रहा है क्या? चेक करेंगे सभी जने। तब मुझे मिलेगा प्राइम कॉस्ट 7,04,20,000, 50 लाख, 7,87,10,000। हम अभी एमसीक्यूज में जाने की जल्दबाजी नहीं करेंगे, पहले इसको कंप्लीट करते हैं और फिर बाद में आगे बढ़ेंगे, है ना। अब प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री से रिलेटिंग एक खर्चा मुझे यहाँ पर नीचे दिखाई दिया, AMC cost of CCTV installed at weighing bridge and factory premises is 8,000 and 18,000। ये फैक्ट्री प्रीमाइसेस पे जो सीसीटीवी लगा है उसकी जो कॉस्ट है वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगी, 18,000 रुपए। समझ में आ रहा है? ये सेम एडजस्टमेंट्स डिस्कस किए गए हैं। फैक्ट्री प्रीमाइसेस पे जो सीसीटीवी लगा है उसका जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है, एएमसी मतलब एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, मेरे दोस्त, वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा। और जो वेइंग ब्रिज के पास सीसीटीवी लगा है उसका जो एएमसी है 8,000, वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। बिकॉज वेइंग ब्रिज का इस्तेमाल कब होता है? एट द टाइम ऑफ डिस्पैचमेंट ऑफ द गुड। ठीक है, तो अब हमें मिलेगी फैक्ट्री कॉस्ट। इन्वेंट्रीज यहाँ पर है ही नहीं, तो 7,87,28,000। फैक्ट्री कॉस्ट में ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी वो सब नहीं है। ठीक है, वो करने के बाद हमें मिलता है फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड्स प्रोड्यूस। उसके बाद में हम लोग इसमें ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन है नहीं यहाँ पर। ये जितने भी एडमिन ओवरहेड्स दिए हैं ये सारे के सारे एडमिन ओवरहेड्स कैसे एडमिन ओवरहेड्स हैं? जनरल एडमिन ओवरहेड्स है ना, क्योंकि देखो ऑफिस के जो लोग हैं उनकी कार जनरल एडमिन ओवरहेड्स, ये सब जनरल है। तो फिर यही मेरी फैक्ट्री कॉस्ट है, यही मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। और ओपनिंग क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी भी, एफजी भी नहीं दिया है। तो दोस्तों यही मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। आप समझ रहे हो मेरी बात? यही मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, यही मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, क्योंकि क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है ही नहीं। अब हम इसमें ऐड करेंगे जनरल एडमिन ओवरहेड्स। एडमिन ओवरहेड्स मतलब ऑफिस से रिलेटेड। ऑफिस से रिलेटिंग में अगर फैक्ट्री से रिलेटिंग है तो एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन जाएगा, अदरवाइज जनरल जाएगा। ठीक है, जनरल में क्या क्या आएगा? फिगर्स ले लो, यहां पर मैं लिख लेता हूं नहीं तो। 66,000 कार हायरिंग चार्जेस है, 66,000 कार हायरिंग चार्जेस है। ठीक है, 22,000 का रीइंबर्समेंट किया है एम्प्लॉइज को, 22,000 का रीइंबर्समेंट किया है एम्प्लॉइज को। मतलब भाई लोगों इन दोनों को मिला लूं तो 88,000। अब सर इन दोनों की टोटल क्यों ले रहे हो? उसके अगले एडजस्टमेंट की वजह से। द हायरिंग ऑफ कार अट्रैक्ट जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एट 5% विदाउट क्रेडिट। क्रेडिट नहीं मिल रहा है बोले तो मेरा
खर्चा है, तो मैं 4,400 इसमें ऐड कर दूंगा। ये क्या हो गया, जीएसटी। अगर कोई भी टैक्स रिफंडेबल है तो वो कॉस्ट नहीं है, नॉन रिफंडेबल है तो वो कॉस्ट है। ठीक है, फिर यहां पर आ गया मेंटेनेंस कॉस्ट पेड फॉर वेइंग ब्रिज, कितना, 12,000 रुपए, और उसका सीसीटीवी का एमसी 8,000 रुपए। बहुत बढ़िया, 12,000 रुपए और 8,000। तो अब हमारे पास टोटल आ जाएगा 88,000, 4,400, 12,000 और 8,000। जनरल एडमिन ओवरहेड्स इज इट कमिंग टू 1,12,400। चेक करो, 1,12,400। अब मैं यहां पर ऐड करूंगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में क्या है मेरे पास, डाउट हटा दे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रैवलिंग अलाउंस, डीएनएस अलाउंस ऑफ होटल पेड फॉर सेल्स मैनेजर 36,000, 36। फिर जाकर मुझे मिलेगी कॉस्ट ऑफ सेल। ओके, 7,87,28,000। तो 7,88,76,400। दिस इज माई कॉस्ट ऑफ सेल्स, दिस इज माई कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेल्स कहीं दिया है क्या, नहीं दिया भी नहीं है, तो प्रॉफिट में निकाल नहीं सकता हूँ। ठीक है, अब ये मोटा मोटी मेरा क्वेश्चन हो गया। अब मुझे क्या आंसर्स निकालने के, द अमाउंट ऑफ प्राइम कॉस्ट, चेक करो तो भाई लोगों कितना है प्राइम कॉस्ट, 787, 10,000। दिख रही है क्या फिगर, हाँ जी सर ये रही है, 7,87,000, 10,000। चेक करो, चेक करो। व्हाट इज द टोटल एंड पर शिफ्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें पता है, ये रहा 787, 28,000। है क्या कोई ऐसा ऑप्शन, सर ऐसे दो ऑप्शन है, 787, 28,000, 787, 28,000। कसम जबरदस्त। अब इन दोनों में से कोई आंसर है, या तो सी या डी। तो अब हमें क्या चाहिए, व्हाट इज द टोटल एंड पर शिफ्ट कॉस्ट। व्हाट इज द टोटल एंड पर शिफ्ट कॉस्ट। अब ये पर शिफ्ट कॉस्ट कैसे निकाला जाए। द कंपनी हैज 1,800 एम्प्लॉइज वर्किंग फॉर 26 डेज इन अ मंथ। तो अब ध्यान से देखना, मैं यहां पर कैलकुलेट करूंगा टोटल मैन शिफ्ट। मैन शिफ्ट इज अ composite cost unit. Man shift is a composite cost unit. There are 1,800 employees, 1,800 employees working for 26 days in a month. 1,800 into 26 days, एक दिन 8 घंटे का है, तो एक शिफ्ट 8 घंटे की, तो 26 दिन मतलब 26 शिफ्ट, 1,800 एम्प्लॉइज इंटू 26 शिफ्ट, 48,600 मैन शिफ्ट है। मैं निकालूंगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर मैन शिफ्ट। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 7,87,28,000 डिवाइडेड बाय 46,800 मैन शिफ्ट। समझ में आ रहा है, 7,87,28,000 दो ऑप्शंस में, तो मुझे मैन शिफ्ट तो निकालना ही पड़ेगा, आसान है ना, 1682.2। तो अब मुझे ऐसा ऑप्शन देखना है जहां पर ये और ये दोनों फिगर्स हो, और ऐसा ऑप्शन कोई है क्या, ये रहा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मैन शिफ्ट का मतलब क्या हुआ, मैन शिफ्ट का मतलब हुआ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इनटू नंबर ऑफ शिफ्ट। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एमसीक्यू के लिए भी इंडेक्स मेंटेन करें, जो ट्रिपल ए इंडेक्स मैंने आपको सिखाया है आप मेंटेन करें, ताकि आपको समझ में आएगा कि दोबारा मुझे ये केस सिनेरियो 2 रिवाइज करना है कि नहीं करना है। व्हाट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द लास्ट मंथ। व्हाट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, 1,12,400 है क्या भाई लोगों, चेक करो। What is the administrative cost incurred during the last month? Is it coming 1,12,400? सर वो तो ऑप्शन ही नहीं है, वो तो ऑप्शन ही नहीं है। तो अभी सोचो और कुछ है क्या। व्हाट इज द एडमिनिस्ट, चलो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं।
एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 36,000 है। व्हाट इज द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट? 36,000। सर सिर्फ 36,000 नहीं आएगा सर, एक सेकेंड सर, यहाँ पर हमारा क्लासिफिकेशन थोड़ा गलत हुआ है सर। वेइंग ब्रिज जो है इट इज यूज्ड एट द टाइम ऑफ डिस्पैच, तो सर डिस्पैच बोले तो डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा, तो ये 12,000 भी जो है, एक सेकेंड हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं आपस में, नो प्रॉब्लम। सर कार की कॉस्ट और उसका जीएसटी इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है, 88,000 और 4,400, 92,400 ये तो सर एडमिन में ही आएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दो राय नहीं है। 92,400 ठीक है, 92,000। अब क्योंकि इस पे एमसीक्यू पूछा है तो हमें इतना डिटेल में जाना पड़ेगा। अब आते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या आएगा सर? तो हमने गुड्स बना दी, अब गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो सबसे पहले उसको धर्म कांटे पे ले जाकर वेट करना पड़ेगा, तो उसका 12,000, उसका 8,000, 12,000, फिर 8,000, और सर जो टीए का खर्चा था वो 36,000, तो 20,000 और 36,000 ये हो गया 56। हाँ अब ये ज्यादा स्पेसिफिकली आंसर आ गया 50। आया क्या समझ में? ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में गलत लिख दी, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ओके, अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का हमने निकाला 92,400 है क्या हमारे पास ऑप्शन? हाँ जी, अब आंसर आ गया। मतलब कभी कभी हमने रीशफलिंग कर दिया, उससे गलत हो गया। और यहां पर हमने क्या कहा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है 56। अरे रे 56 तो दो के आंसर्स हैं, तो इसके साथ कॉम्पोजिट क्वेश्चन है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स 788, 76, 400, चेक करो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? 788, 76, 400, यस ये भी हमारे पास हो गया। और लास्ट है, व्हाट इज वैल्यू ईएमएस एंड ओएमएस फॉर द लास्ट मंथ? ईएमएस हमने क्या देखा, अर्निंग पर मैन शिफ्ट, निकाल लेते हैं। मैन शिफ्ट तो हमारे पास है, मैन शिफ्ट हमारे पास है 46,800, ठीक है सर। हमें निकालना है अर्निंग पर मैन शिफ्ट। अर्निंग पर मैन शिफ्ट मतलब क्या? मतलब हमारे एम्प्लॉइज ने टोटल कितना अर्न किया, बोले तो टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय मैन शिफ्ट। तो हमारे एम्प्लॉय के टोटल वेजेस हैं 7,04,20,000, सबसे बड़ा कॉस्ट है, वो तो क्वेश्चन में शुरुआत में ही बोल दिया था, डिवाइडेड बाय 46,800। 7,04,20,000 divided by 46,800, is it coming 1504.70? और दूसरी चीज क्या बोली, OMS, आउटपुट पर मैन शिफ्ट। तो ये आउटपुट पर मैन शिफ्ट मतलब टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय मैन शिफ्ट। तो टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है, चेक करो। मुझे याद तो आ रहा है, मैंने ऐसा पढ़ा, ये रहा 2,34,000 टन का आउटपुट बना है ना, 2,34,000 tons divided by 46,800 man shift। 2,34,000 divided by 46,800 ये आएगा 5 टन। तो अब हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसमें ये दो फिगर्स होगी, 1504 और 5 टन, है क्या? 1504.70 एंड 5 टन, हाँ जी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। वो क्या कैलकुलेशन निकला भाई लोगों यहाँ पे, पहले वाले का तो हमने निकाला था 6.6 मिनट पर एमसीक्यू, और यहाँ पर 848 पे चालू किया हमने, और 908 पकड़ लो तो 5808, 20 मिनट में 5 एमसीक्यू, तो यहाँ होगा हमारा एवरेज आया 5 मिनट पर एमसीक्यू। अब आप देख रहे हो ये चैप्टर टू चैप्टर भी वेरी होता है, समझ में आ रहा है? चैप्टर टू चैप्टर भी वेरी होता है, जैसे जैसे चैप्टर है कितना कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें कितनी वर्किंग करनी पड़ रही है, कितना सोचना पड़ रहा है, उसके ऊपर है। अच्छा ये पूरा टाइमिंग कब निकल रहा है? तब निकल रहा है जब मैं आपको सिखा के कर रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन करके कर रहा हूँ।
if you have to just solve, no discussion, no explanation, how much time is it going to take? Hardly any time, है ना? चलो अब स्टैंड अलोन करते हैं. The wage budget for the last period was based on standard repair time of 30 minutes per unit and standard wage rate of 50 per hour. The actual data for the last period is as follows. Number of units are 30,000. Labor rate variance is 7,500. Adverse labor efficiency variance is nil. From the information, find out the actual rate. AR find out करना है. Chapter का नाम बोलो. Standard costing. कौन सा variance? Labor variance. आपको कहा है कि आपका स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट जो है वो है 30 मिनट्स और एक्चुअल प्रोडक्शन है 30,000 यूनिट्स का. तो मैं यहाँ पर SH निकाल सकता हूँ, है ना? कोशिश करता हूँ यही सॉल्व हो जाए. स्टैंडर्ड आवर्स का मतलब होता है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन. 30 मिनट का मतलब 0.3 नहीं होता है. एक सेकेंड, ये क्लियर कर लेना. बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं. 30 मिनट्स का मतलब होता है 0.5 आवर, 0.5 आवर, आधा घंटा, इनटू 30,000 यूनिट आपने बनाए. मतलब क्या मैं कह सकता हूँ स्टैंडर्ड आवर्स हो गए मेरे 15,000 घंटे. चेक करो प्लीज, लाइव वाले बच्चे जवाब देते रहो, मुझे पता तो चले कि भाई, पता चले कि मेरे ऑडियो वीडियो नहीं पहुंच रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, मेरे जज्बात नहीं पहुंच रहे, तो प्रॉब्लम है. ठीक है. दूसरा डेटा क्या दिया है? स्टैंडर्ड रेट दिया है. स्टैंडर्ड रेट क्या है? 50 रुपए घंटा. लेबर रेट वराइंस दिया है, एक्चुअल रेट आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना? लेबर रेट वराइंस का फॉर्मूला लगाना. लेबर रेट variance, it is equal to standard hours into standard rate minus actual rate. The labor rate variance की फिगर दी है 7,500 adverse. तो एडवर्स है ना, तो मैं यहाँ माइनस लिखूंगा 7,500. चेक करो, एडवर्स के लिए मैं क्या लिखूंगा? माइनस 7,500. स्टैंडर्ड आवर्स मुझे पता है 15,000. स्टैंडर्ड रेट मुझे पता है 50. एक्चुअल रेट मुझे पता नहीं है. ठीक है, सॉल्व करेंगे. 7,500 इट इज इक्वल टू, यहाँ पर जगह कम पड़ रही है, मैं ले लेता हूँ रजिस्टर में. 55 आ गया आपका रेट. क्या बात है. हाँ जी, तो 15,000 इंटू 50, ये हो गया 7,50,000 रुपए, माइनस 15,000 AR, तो 750 प्लस 7,500 डिवाइडेड बाय 15,000. ओ सही है क्या? मेरा तो आंसर 50.5 आ रहा है मैडम, आपका कुछ गलत आ रहा है. कुछ गलती कर दी है, दुर्घटना से देर बनी बेटा. ये देखो, शॉर्टकट्स नहीं. अब मैं क्या करूंगा, इसको इस साइड लूंगा, तो ये बन जाएगा 15,000 AR, और ये 7,500 इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा 7,57,500, and therefore AR it is equal to coming to 50.50. चेक करो 50.50. अब आप देखोगे ना, ये वाला MCQ हमने 4 मिनट में कर लिया है. The following extract is taken from overhead budget of X. What would be the budgeted overhead at 60% level of activity? कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है ये? चैप्टर 15, बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल. फ्लेक्सिबल ओवरहेड, फ्लेक्सिबल बजट का क्वेश्चन है ये. ठीक है. द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द बजट ऑफ X. 50% पे इतना ओवरहेड है, 75% पे इतना ओवरहेड है. पहली बात चेक करो, क्या ये फिक्स्ड है, वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है? भाई लोगों, अगर दोनों जगह 30 लाख या दोनों जगह 40 लाख लिखा होता था ना, तो ये होता था फिक्स्ड ओवरहेड. वो तो नहीं है. अच्छा, अगर 50% के लिए 30 लाख है, तो 75% के लिए तो 45 लाख होना चाहिए था. वो भी नहीं है, तो ये वेरिएबल भी नहीं, ये है सेमी वेरिएबल. तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम? बहुत सिंपल सी ट्रिक है. यहाँ पर याद करो क्या सिखाया मैंने. सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे वेरिएबल ओवरहेड्स. वो कैसे? चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन एक्टिविटी. आउटपुट, यूनिट, एक्टिविटी, कुछ भी कह सकते हो.
तो चेंज इन ओवरहेड कॉस्ट है 10 लाख रुपीस। 10 लाख रुपीस से मेरा ओवरहेड चेंज होता है जब मेरी एक्टिविटी 50 से 75 जाती है, मतलब कितनी चेंज होती है, 25%। तो फॉर एवरी 25% my overhead increases by 10 lakh. So 10 lakh divided by 25%, can I say 10 lakh divided by 25%, can I say 50% पे 30 लाख रुपए, 75% पे 40 लाख रुपए, तो 40 लाख माइनस 30 लाख, 10 लाख, 10 लाख, और मैं इसको परसेंटेज हटा देता हूँ ना, 10 लाख डिवाइडेड बाय 25, मतलब 40,000, मैं सही जा रहा हूँ, 40,000, ठीक है। ये हो गया मेरा वेरिएबल ओवरहेड। अब मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड इज इक्वल टू टोटल ओवरहेड्स माइनस टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स, ठीक है। टोटल ओवरहेड किसी भी एक लेवल का ले लो, तो 50% पे 30 लाख रुपीस मेरे टोटल ओवरहेड्स हैं, उसमें से मैं माइनस करता हूं वेरिएबल 40,000 और 1% इंटू 50, तो ये हो गया 20 लाख। तो इसका मतलब फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने हो गए मेरे, 10 लाख हो गए। मेरे को जो दो वैल्यूज थी वो मिल गई। अब क्वेश्चन पे आता हूं, व्हाट वुड बी द बजटेड ओवरहेड फॉर 60% एक्टिविटी। अब 60% पे कितना होगा, तो एट 60% माय फिक्स्ड ओवरहेड्स। देखो भैया, फिक्स्ड ओवरहेड में तो कोई चेंज नहीं होगा, वो 10 लाख रुपए थे, 10 लाख रुपए रहेंगे एज इट इज, क्लियर हो गया। वेरिएबल ओवरहेड्स कितने होंगे, तो 40,000 इज फॉर 1% इनटू 60, 6 4 24, तो दोनों की टोटल कितनी होगी भैया, 34। चेक करो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, बी इज द करेक्ट आंसर। अब ये भी 3 मिनट में हुआ है, सिर्फ 3 मिनट में हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, अब थ्योरी आ गया है। चैप्टर 15 बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल का जीरो बेस्ड बजटिंग का है। मैंने आपको कहा था जीरो बेस्ड बजटिंग की थ्योरी आपको पढ़नी है। Which one of the following statement relating to zero based budgeting is false? It is a method of budgeting whereby all activities are re-evaluated each time a budget is formulated. It is true. Zero based budgeting attempts to eliminate unnecessary expenditure being retained in the business budgets. This is also true. It is probably the least time consuming and least costly approach. This is false. Zero based budgeting is a very expensive task and a very time consuming task. Number 4, it requires that budget are built up from the scratch. ये भी ट्रू है। तो अब देखो थ्योरी आता है, एक थ्योरी क्वेश्चन यहाँ पर आ गया जीरो बेस्ड बजटिंग के ऊपर। बेस्ड ऑन द डेटा बिलो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ओवरहेड अंडर ओवर एब्सॉर्ब। बहुत बढ़िया, चैप्टर बताओ, चैप्टर नंबर 4 ओवरहेड्स। और ओवरहेड में स्टेप नंबर 5, 5 स्टेप्स देखे थे हमने। एस्टिमेशन, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड रिकवरी रेट, और लास्ट में था कैलकुलेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ अंडर एब्सॉर्प्शन एंड ओवर एब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। चलो एक एक करके डेटा को रीड करते हैं। बजटेड ओवरहेड्स है 5,25,000, बजटेड आर्स है 17,500। तो अब इन दोनों को डिवाइड करके हमको क्या मिलेगा बेटा जी, ओवरहेड रिकवरी रेट। चेक करो, 5,25,000 डिवाइडेड बाय 17,500, 17,500 घंटे, इज इट कमिंग टू ₹30 पर मशीन आवर। चेक करो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड रिकवरी रेट, बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। चेक करिएगा, बहुत बढ़िया, शाबाश। एक्चुअल मशीन आवर्स दिए, एक्चुअल ओवरहेड दिए, तो अब हम यहाँ करेंगे क्या, हम कैलकुलेट करेंगे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स और उसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल ओवरहेड्स के साथ। रिवाइज करो, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स का फॉर्मूला क्या होता है, ओवरहेड रिकवरी रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। ओवरहेड रिकवरी रेट है 30 रुपए, एक्चुअल आवर है 17,040, तो ये आएगा 5,11,200। और एक्चुअल ओवरहेड्स कितने हैं, 5,20,000। तो क्या बोलेंगे हम, अंडर एब्जॉर्प्शन कितने का, 8,800। चेक करेंगे,
अब ये तो 1 मिनट में हो गया, है ना? तो एवरेज आउट करना है कभी भी। लास्ट, a customer has been ordering 80,000 caps during the year. It is estimated that it cost rupees 1 as inventory holding cost per cap per month. कक पुप्पम, या तो ये EOQ है या फिर ये EBQ है, मुझे जो लग रहा है। एंड दैट द सेटअप कॉस्ट बोले तो EBQ का कंसेप्ट है। चैप्टर का नाम बोलो, यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग, चैप्टर नंबर 8, यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग। कंसेप्ट का नाम क्या है? इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। ठीक है। व्हाट इज द अरे क्या क्वेश्चन पूछ डाला रे भैया। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। रूट ऑफ 2a। ऑर्डरिंग कॉस्ट की जगह यहाँ पर क्या होता है? सेटअप कॉस्ट है 3500 डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। कक पुप्पा, प्लीज अंडरस्टैंड एक्सीडेंट पॉइंट है। इट इज ₹1 इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पर कैप पर मंथ। हमें पर एनम चाहिए तो 12 से डिवाइड कर, तो 2 into 80,000 into 3500 divided by 12, और इसका लेता हूं मैं रूट। मिला। What is the optimum run size of cap menu? 2 into, is it coming 6832? रुको, ये तो EBQ है। ये क्या है? EBQ। अब आपको यहां पर कैलकुलेट करना होगा नंबर ऑफ बैचेस, नंबर ऑफ रन्स मतलब बैचेस। तो एक साल में मैंने 80,000 कैप्स बनानी है और एक बैच में मैं 6832 कैप्स बना रहा हूँ। 80,000 डिवाइडेड बाय 6832, तो यहाँ आंसर आएगा 11.71, दैट इज 12 बैचेस। है क्या ऐसा कोई आंसर? तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में नंबर ऑफ ऑर्डर्स होते हैं, यहाँ नंबर ऑफ ऑर्डर्स की जगह नंबर ऑफ बैचेस। ये भी खत्म हो गया। अब एकदम अल्टीमेट टाइम मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, 9:21। तो हमने चालू किया था 8:14 पे। 9:21 तक, ठीक है। कितना हो गया? 1 घंटा और ऊपर 7 मिनट। तो हमने यहाँ पर किया 67 मिनट्स में, 67 मिनट्स में 15 MCQ। तो अब हम एकदम एवरेज निकाल लेते हैं। 67 डिवाइडेड बाय 15, ये आ गया 4.47 मिनट पर MCQ। नॉट बैड, गुड, इट्स गुड टाइम। व्हाट डू यू से? हाँ जी मैम, विल यू रेज हैंड? एक ओपिनियन ले लेते हैं। फर्स्ट टाइम MCQ का पेपर किया है, एक ओपिनियन तो बनती है। कैसा फील हो रहा है? फर्स्ट टाइम, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम MCQ का पेपर सॉल्व किया है। और मैं ट्रैकर भी अपडेट कर लेता हूँ। हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसा फील कर रहे हो? फर्स्ट टाइम MCQ? हाँ सर बहुत इजीली एमसीक्यूज हो गए, बहुत आगे से आगे, मतलब इससे होते जा रहे थे। बन रहे थे ना, सॉल्व हो रहे थे। यस सर, बहुत। रिवीजन कैसा हुआ? जो देखो एकदम एब्रप्टली टॉपिक्स आते जा रहे थे, है ना। जैसे अगर मैं समरी बनाऊं, हमने प्रोसेस कॉस्टिंग देख लिया चैप्टर 11, फिर चैप्टर 6 देख लिया कॉस्ट शीट, 11 6 हो गया। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कौन सा था? 14 ना, चैप्टर 14। यस सर। तो 6 हो गया, 11 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, वापस 15 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया। इतनी वैरायटी में हमने देखा है। तो कोई चैप्टर बहुत पहले पढ़ा है, जैसे कॉस्ट शीट को तो पढ़े काफी समय हो गया है, तो रिकॉल हो रहा था। यस सर, बहुत इजीली हो गया सर। चलो बहुत बढ़िया। Anything you want to ask related to MCQ, whatever I told at the beginning of the class today, कि हमें पहले पार्ट 1 नहीं पार्ट 2 करना चाहिए and all that? नहीं सर, पार्ट 2 ही करना चाहिए और 2 आवर्स में करना चाहिए और फिर 1 आवर में एमसीक्यूज करना चाहिए। आई थिंक दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। चलो बहुत अच्छी बात है। तो अभी अगर मैं आपको सपोज कोई केस स्टडी बेस्ड MCQ होमवर्क देता हूं, तो वो कर लोगे? यस सर, आई ट्राई। यू विल ट्राई, आई थिंक दैट इज व्हाट वी। आज हम नहीं करते हैं, दूसरा पेपर है ना, पहले मैंने सोचा था बट आज नहीं करते हैं ना। लेट्स कीप इट लिटिल लाइट। तो आप सब जने सुन लीजिए, आपका आज का होमवर्क है
जो मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2 है उसका फर्स्ट केस आपका होमवर्क है। ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ, होमवर्क ऑफ लेक्चर 89 नहीं लेक्चर 90 सॉरी, समझ गया। सिर्फ केस नंबर 1, केस नंबर 1 में 5 एमसीक्यूज है, बस इतना आपको करना है। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। ट्राई करोगे? यस सर। चलो बहुत अच्छी बात। बाकी कैसे चल रही है प्रिपरेशन अभी? आप आपकी एग्जाम से जुलाई अगस्त 2 ही महीने, 2 सितंबर में एग्जाम है। सर बढ़िया चल रहा है, दिन शुरू हो गया है ओके तो अब थोड़ा धीरे धीरे सब हो जाएगा तो अच्छा, मतलब अब इजीली हो जाएगा तो अगर रिविजन तो फिर कॉन्फिडेंस और बूस्ट अप हो जाएगा। चलो बहुत अच्छी बात है। चलिए थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो मॉर्निंग। थैंक यू सर।